तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। असेंबलर देखा था, असेंबलर क्या करता है। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसलेटर इन कंप्यूटर के बारे में। ट्रांसलेटर क्या होता है? कहीं पे भी कोई ऐसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना हो जिसके बारे में हमें नहीं पता या नेक्स्ट पर्सन को नहीं पता, तो उसके लिए ट्रांसलेटर यूज होता है। ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब उसका बदलता नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज समझता है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। अगर हम उर्दू बोलते हैं, हम अगर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो वो ये लैंग्वेजेस नहीं समझता, बल्कि वो जीरोस एंड वंस, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, वो लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। तो हमने जो भी बात करनी है, हमने जो भी इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को, वो सारी की सारी पहले ट्रांसलेट की जाएगी ताकि उसको कंप्यूटर समझ सके। तो आज हम दो ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे सोर्स कोड बोला जाता है। सोर्स कोड वो कोड होता है, जैसे अगर मैं कोई गेम बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ और उसकी मैं कोडिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई गाड़ी चलाने वाला सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं कोई कोडिंग कर रहा हूँ, कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो वो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और वो मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम होगा जो मैं बना रहा हूँ। उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड बोलेंगे, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बना होगा। हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसानों के ज्यादा करीब होती हैं और इंसान उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं आसानी से। टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ट्रांसलेटर्स आर नीडेड। अब इस सोर्स कोड को जो हमने लिखा है उसके लिए मशीन कोड में कन्वर्ट करना, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। A translator takes a program even in source language as input and converts it into a program in the target languages as आउटपुट। अब आउटपुट के तौर पे वो क्या करेगा, इसको एक ऐसी मीडियम में या ऐसी लैंग्वेज में, जैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तो पहले हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर में वो कह रहा है कि सोर्स कोड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोग्राम होगा, उसको सोर्स कोड बोलेंगे उर्दू को। जब वो ट्रांसलेट हो जाएगी इंग्लिश में, तो जब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, इंग्लिश लिखी गई, तो जो इंग्लिश लिखी गई है उसको टारगेट प्रोग्राम बोलेंगे, क्योंकि जो उसका मकसद था वो कंप्लीट कर दिया ट्रांसलेटर ने। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हम देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर आर एज फॉलोइंग। कंपाइलर है हमारे पास सबसे पहला ट्रांसलेटर। कंपाइलर, the compiler is a translator which is used to convert programs in a high level language to low level language. High level language के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे गए होते हैं उनको ये कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अब लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद तो ये है कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हो जाए कि यूजर उसको क्या प्रोग्राम दे रहा है और किस तरीके की फंक्शनैलिटी कंप्यूटर ने उस प्रोग्राम के दौरान परफॉर्म करनी है। तो ये हमारे पास आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम ये एरो के थ्रू इस बॉक्स बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कंपाइलर। तो कंपाइलर हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटर है एक। ट्रांसलेटर क्या करेगा? जो भी सोर्स प्रोग्राम आएगा उसको टारगेट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देगा। टारगेट प्रोग्राम वो लैंग्वेज होगी जिस लैंग्वेज में हम सोर्स प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके अलावा इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि नीचे को एक एरो आ रहा है, उस पे लिखा हुआ है एरर मैसेज। अब एरर मैसेज ये तब जनरेट होगा जब कंपाइलर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ट्रांसलेशन करने के दौरान। वो प्रॉब्लम्स को वो एरर जनरेट कर देगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये एरर है, उसे ठीक करें, फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। जी उमैर बारी। सर जी ये कंपाइलर सर जी ये कोई डिवाइस होती है कि कोई सॉफ्टवेयर होता था? ये सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद होता है।
ठीक है सर। जितनी भी हम जैसे इंग्लिश में चीज़ लिखते हैं, जो गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम इंग्लिश के कीवर्ड्स लिखते हैं। वो तो चलो वेब की बात ही नहीं करेंगे हम प्रोग्राम में या लैंग्वेजेस में। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के अंदर, मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सारे फ़ोल्डर्स हैं, इनके नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है? जी और सर। इसको मैं जब भी ओपन करूँगा, दिस पीसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, वो इंग्लिश में उनके नाम लिखे हुए हैं, साथ में कोई ना कोई आइकन है, जिसके थ्रू मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं क्या चीज़ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? तो यही चीज़ होती है कि कंप्यूटर को ये हमें इस तरीके से इसलिए डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंड करें। ताकि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का नेम चेंज करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ये कोई इमेज है, इसका मैं यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ, अगर मैं लिख दूँ इसका 0111, तो ये भी मेरे पास एक नेम ही रहेगा इस पिक्चर का। ये यहाँ पर आ गई मेरे पास। तो इसका मकसद ये होता है कि कंप्यूटर को ये सारी इंग्लिश की समझ नहीं है। अब जो भी मैं इंग्लिश में चीज़ें लिख रहा हूँ, वो मेरे पास पहले कंप्यूटर के पास जाती हैं, वो बीप्स, ज़ीरोज़ एंड वन्स में कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मुझे फिर से वो अल्फ़ाबेट में ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अल्फ़ाबेट में ही मुझे तस्वीरें या जो भी मैं लिखता हूँ इंग्लिश में, वो मुझे नज़र आता है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। It translates the entire program and also reports the error in the source program encountered during the translation. अब जो भी एक तो ये कंपाइलर का काम है कि जितना भी उसके पास कोड आएगा, जितना भी सपोज करो कि 100 लाइनों का कोड लिख दिया है। कोड बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू, तो वो हम उसको, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल में बताया था कि वो क्या करेगा, जैसे एक छोटे बच्चे को हम बताते हैं कि स्कूल किस तरह से जाना है, सुबह उसने उठना है, फिर उसने ब्रश करना है। मतलब एक-एक चीज़ जो हम बताएँगे, वो सारी हमारी एक-एक लाइन में आती जाएगी। अब ये लाइन सपोज़ करो 100 लाइन्स हो गई, ठीक है? तो 100 लाइन्स को ही एक ही दफ़ा ट्रांसलेट कर देगा कंपाइलर। कंपाइलर का काम है कि एंटायर प्रोग्राम को एक ही दफ़ा वो ट्रांसलेट कर देगा। और इसके अंदर कोई एरर आएगा, एरर इस तरह का हो सकता है जैसे उर्दू में हम लिखते हुए कोई गलती कर देते हैं, तो इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी लिखते हुए अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो उसको भी एनकाउंटर करेगा। जो ट्रांसलेशन के दौरान उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हमें बता देगा कि ये लाइन में आपका मसला है, इसको पहले ठीक करें, फिर मैं सारे कोड को दोबारा से ट्रांसलेट करूंगा। दूसरा हमारे पास ट्रांसलेटर है, वो है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का क्या काम है? द इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। सेम इसका भी वही काम है जो हाई लेवल लैंग्वेज में है। चीज हमारे पास कोड है, वो उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन। ये इसमें और कंपाइलर में फर्क क्या है कि कंपाइलर एज अ होल सारे प्रोग्राम को एक ही दफा कन्वर्ट करता है। जैसे हमने लिख के पूरा पेज लिख के किसी को दे दें कि इसको ट्रांसलेट कर दो, तो वो पूरा पेज हमें ट्रांसलेट करके दे देगा, वो होगा कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता जाएगा। और अगर उस लाइन में कोई एरर आएगा तो उसी टाइम पे वो हमें बता देगा। इट एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस, रिपोर्ट कर देगा उस एरर की जो उस लाइन में उसको नजर आएगा, जिस लाइन को वो ट्रांसलेट कर रहा है इंटरप्रेटर। इट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम व्हेन द इनपुट इज गिवन बाय द यूजर। अब इसमें क्या होता है, ये उन ऑपरेशंस को, वो जो हिदायत जो यूजर दे रहा है उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करवाएगा, ना कि उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि कंपाइलर को जब कोई प्रोग्राम हम देते हैं तो उसके लिए वेट करना पड़ता है कि सारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। ये साथ साथ चेक भी करता रहता है, उसे ट्रांसलेट भी करता रहता है इंटरप्रेटर।
when the input is given by the user, अच्छा, it gives better error diagnostics than a compiler. अब compiler से ज़्यादा अच्छा error जो है वो इंटरप्रेटर निकाल के देता है। वो इस वजह से क्योंकि अगर इस लाइन में कोई गलती है और मैं इस लाइन को इंडिविजुअली पढूं पहले, तो अगर कोई गलती है तो मुझे उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई गलती है। अगर ये पूरा पैरा मुझे लिख के दे दिया जाए और कहा जाए इसमें से एरर निकालें, तो उसमें एक लाइन में एरर निकालना ज़्यादा आसान होगा, जबकि पूरे पैरा में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा। निकल तो आएगा एरर, लेकिन थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा एज़ कंपेयर टू वन लाइन। तो इसीलिए ये एरर डायग्नोस्टिक्स में अच्छा है इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर है हमारे पास, सोर्स प्रोग्राम और इनपुट इंटरप्रेटर के पास जा रही है, और साथ ही साथ वो एरर भी डिटेक्ट करता है और आउटपुट में जो भी उसके पास हम इनपुट दे रहे हैं उसकी आउटपुट जनरेट कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पे एक असेंबलर है, ये भी ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है? असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो इंसानों के करीब होती हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज भी हमने पढ़ा था, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों वही हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन हमने देखा था कि मशीन लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कोड वो कोड होता है जो कंप्यूटर को आसानी से समझ आ जाता है। और असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में आया था, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो वहां पर क्या था कि थोड़े सा इसमें नंबर्स भी थे और थोड़े से इसमें कीवर्ड्स भी थे, निमोनिक्स भी थे यूज होते असेंबली लैंग्वेज के अंदर। थोड़ी सी मशीन कोड से थोड़ी सी आसान कर दी थी, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, डिफ़िकल्ट थी। उससे मज़ीद आसानी की तरफ जब हम आए तो हमने हाई लेवल लैंग्वेजेज़ को दरियाफ़्त किया और उनके थ्रू हम कोडिंग करने लग गए। तो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा होता है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो काम इसका भी वही है कि इसने ट्रांसलेट करना है या कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कोड में। यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंस है बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होता है। और आपको इंटरव्यू में भी, अगर आप कहीं जाते हो इंटरव्यू में और कंप्यूटर से रेलेवेंट वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान जो है डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो कंपाइलर का पहला डिफरेंस हम देखते हैं, परफॉर्म द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्रोग्राम एज अ होल। तो सबसे पहला काम क्या है कंपाइलर का, कि क्या करेगा, सारे प्रोग्राम को एक ही दफा ट्रांसलेट करेगा, जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, परफॉर्म स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन, लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करेगा। एक लाइन में लिखूंगा, वो इंटरप्रेटर उसी टाइम पे उसको ट्रांसलेट कर देगा, फिर मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगा, फिर इंटरप्रेटर उस नेक्स्ट लाइन को भी ट्रांसलेट कर देगा। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को। कंपाइलर में आते हैं, एग्जीक्यूशन इज फास्टर, कंपाइलर की एग्जीक्यूशन फास्टर है, जबकि इंटरप्रेटर की एग्जीक्यूशन या प्रोग्राम को चलाना जो है वो स्लो है। थर्ड नंबर पे है, रिक्वायर्स मोर मेमोरी एज लिंकिंग इज नीडेड फॉर द जनरेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। अब इसके अंदर चूंकि सारा का सारा कोड एक ही दफा कन्वर्ट होता है, तो जो पहले वाला कोड, सपोज करो कि 100 लाइनें कन्वर्ट करनी है इसने, तो 50 लाइनें जो हो गई हैं उसको कहीं ना कहीं इसने सेव करना है, और फिर आगे आगे से आगे उसने ट्रांसलेट करना है, और एंड पे उसने ट्रांसलेशन जो है, जो उसका टारगेट है उसने अचीव करके यूजर को शो करवा देना है, या कंप्यूटर को नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए दे देना है। तो इसमें क्या होता है कि इसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके 100 की 100 लाइंस उसने ट्रांसलेट करके कहीं रखनी भी हैं, तो इसलिए इसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। मेमोरी यूसेज इज एफिशिएंट एज नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। अब इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट होता, तो इसमें मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ की जाती है और कम यूज होती है इंटरप्रेटर के अंदर। डीबगिंग इज हार्डर, इसमें एरर निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, एज द एरर मैसेजेस आर जनरेटेड आफ्टर स्कैनिंग द एंटायर प्रोग्राम। पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद कंपाइलर ने बताना है कि आपके इस लाइन में एरर था।
और उस एरर को डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, सॉल्व करना भी मुश्किल है। डीबगिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को रिपेयर करना, मोटरसाइकिल को रिपेयर करना, अगर मोटरसाइकिल की कोई चीज खराब है तो उसको हम कहेंगे कि इसमें फॉल्ट आ गया है। तो उसको अगर ठीक करेंगे हम, तो वो हम कहेंगे हमने इसे रिपेयर कर लिया। तो जब किसी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाता है या कोई मसला आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं बग। उसको बोलते हैं बग। ये तो उसको बोलते हैं बग। जब इस बग को हम रिपेयर करते हैं, इस मसले को हम सॉल्व करते हैं, तो उस टेक्निक को बोलते हैं डीबगिंग। तो इसमें डीबगिंग करना ज्यादा मुश्किल है, एरर को डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है कंपाइलर के अंदर। जबकि इंटरप्रेटर में क्या है, इट स्टॉप्स ट्रांसलेशन व्हेन द फर्स्ट एरर इज मेट। जैसे ही इसे पहला एरर मिल जाएगा ये उसी टाइम पे स्टॉप कर देगा, उससे अगली लाइंस को कन्वर्ट नहीं करेगा। हैंस डीबगिंग इज इजी। तो यहाँ पर इसके अंदर इंटरप्रेटर में हमें एरर्स को फाइंड करना और एरर को डीबग करना ज्यादा आसान है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस यूजेस कंपाइलर। अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, वो कंपाइलर को यूज करती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा इंटरप्रेटर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, बेसिक एंड रूबी यूजेस इंटरप्रेटर। ये एडवांस लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं वो है जो इंटरप्रेटर जिसमें यूज होता है। पाइथन बेसिक, बेसिक तो पुरानी है। पाइथन जो है एडवांस लेवल की लैंग्वेज है। उसके अलावा रूबी भी एडवांस लेवल की लैंग्वेज है, जो कि हम जिसको प्रोग्रामिंग करने के दौरान हम यूज करते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि कहाँ कहाँ पे इंटरप्रेटर यूज होता है, कहाँ पर कंपाइलर यूज होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें से तो मेरे से अभी पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। सर ये थर्ड पॉइंट दोबारा समझा दें। थर्ड पॉइंट रिक्वायर्स मोर मेमोरी। अब कंपाइलर क्या होता है, क्योंकि जी सर, ये थर्ड पॉइंट जो है कंपाइलर ने एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना होता है। इंटरमीडिएट कोड ऐसा कोड होता है कि जो ट्रांसलेशन के दौरान इसकी एक टेक्निक है, इसने वो यूज करनी होती है। अब वो टेक्निक को यूज करने के लिए इसके पास मेमोरी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि इसने कोड को बिल्कुल ही ट्रांसलेट नहीं करता प्रोसेसिंग के दौरान। मतलब आधा प्रोसेस हुआ है ना, तो आधे प्रोसेस के दौरान इसने उस चीज को एक ऐसे वे में कन्वर्ट कर लिया है, उस लैंग्वेज को, जो कि ना तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ना ही वो लो लेवल रहती है। ना वो लो लेवल में कंप्लीटली कन्वर्ट होती है, ना वो हाई लेवल रहती है। तो वो एक इंटरमीडिएट लेवल हो जाता है। इंटरमीडिएट लेवल होता है जैसे दरमियाना लेवल है। ना वो, जैसे पानी की बात करें, ना तो वो ज्यादा गर्म है ना तो वो ज्यादा ठंडा है, तो दरमियाना है। तो दरमियाने कोड, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती हमें, तो या तो चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज या हमें चाहिए लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका काम है कि इसने हाई लेवल लैंग्वेज लेके लो लेवल में कन्वर्ट करनी है। तो अगर ये दरमियानी कोई ऐसी पोजीशन में या ऐसे फेज में उसे कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी इसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर इसको रिक्वायर होती है कि ज्यादा मेमोरी इसके पास मौजूद हो। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है उसने लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना होता है, उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट लेवल को कोड जो है वो जनरेट नहीं होता, इसीलिए इसको मेमोरी जो है एफिशिएंटली यूज करता है और थोड़ी मेमोरी से जरूरत पड़ती है। जी अभी किसी ने हैंड रेज किया था। और किसी का कोई क्वेश्चन?